गुड इवनिंग। स्वागत है मेरी क्लास में आप सभी का। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट। जो लोग नए हैं मैं बता दूँ कि मैंने पिछले क्लास में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में मैंने बता दिया था। सिटीजनशिप यानी नागरिकता का वर्णन भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है। मैंने बताया था कि कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ली जाती है, कितने कितने संशोधन हुए, क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है, और नोट्स बनाते चलिए। सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसके पास क्या क्या अधिकार है, कहीं उसका शोषण तो नहीं हो रहा है। और अगर उसका अधिकार जो है कोई छीन रहा है या कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसे कहाँ जाना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी में है उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तैयार शुरू हो जाते हैं, सब लोग रेडी हो जाइए फटाफट। तो फंडामेंटल राइट्स, इनका वर्णन भाग 3 और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 12 से 35 तक किया गया है। 12 से 35 भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन है। बोल रही हूँ, लिख लीजिए। मैंने इरेज कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जो है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार है ये लिख लीजिए। चलिए, अब मौलिक अधिकार होते क्यों हैं, क्यों दिया गया है? आखिर मौलिक अधिकार नहीं होते तो क्या हम लोग रहते नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल रहते। लेकिन मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी होता है। नैतिक विकास के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब अगर मौलिक अधिकार न हो तो व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास संभव नहीं है। इसका मतलब कि ये अधिकार जो होते हैं बहुत ही जरूरी है। तो अब आप जान गए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। आप समझ गए होंगे कि क्यों आवश्यक है मौलिक अधिकार। अब चलिए, अब इम्पोर्टेंट तथ्य पे आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। सबसे पहला अधिकार है वो है मौलिक अधिकार का समानता का अधिकार। यानी मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। चलिए, मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लोगों ने सोचा कि मौलिक अधिकार भी होना चाहिए सभी के लिए। तो इंग्लैंड में पहली बार 1215 में मैग्ना कार्टा जो है एक्ट आया। जो ये मैग्ना कार्टा जो है एक्ट है, यही पहला ऐसा लिखित दस्तावेज था, यानी लिखित एक्ट था जो अधिकारों से संबंधित था। मैग्ना कार्टा किससे संबंधित था? अधिकारों से। आया कब था? 1215। इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा पारित हुआ। यही जो है अधिकारों से संबंधित जो है लिखित दस्तावेज था पहली बार, यानी कि यहीं से मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई, मैग्ना कार्टा से। इसीलिए भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा क्या है?
भारत का मैग्ना कार्टा कौन है? भाग 3 है। क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्योंकि शुरुआत जो है मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा से ही हुआ। तो चलिए, अब ये मौलिक अधिकार जो है 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि पहले जो थे वो 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, यानी कि एक अधिकार ऐसा है जो अब नहीं है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये पता है, ये 7वां मौलिक अधिकार था, बट लेकिन ये आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल जो है 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म करके, मैंने क्रॉस बना दिया है, इधर समझ लीजिए कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो भाग आर्टिकल 31 में दिया गया था, यानी कि 31 में दिया गया था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 300 ए या क, दोनों में से कोई भी हो, ए हो चाहे क हो। अब संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसका जो है वर्णन किस में कर दिया गया है? 300 ए में या 300 क में, दोनों हो सकता है। चलिए, यानी कि अब ये कानूनी अधिकार बन गया, तो अब इसका जो है काम खत्म। तो चलिए, यानी अब कितने हो गए? अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। मैं अभी जो है आपको केवल शोषण के विरुद्ध तक ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दूसरे क्लासेस में आपको बाकी के सब अधिकार बताऊंगी। तो अभी मैं आपको केवल 3 ही अधिकार बताऊंगी। तो ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार जो था 7वां मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके, और अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है, जिसका वर्णन 300 ए में किया गया है। तो चलिए, अब चलते हैं पहला अधिकार, जो है आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। फिर आया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 से 22 तक जो है समानता का अधिकार हुआ। इसके बाद 23 से 24 तक जो है, इधर लिख लीजिए, 1 मिनट, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं आप लोग के लिए लाइन थोड़ा क्रम सही रहेगा तो आपको भी लिखने में और देखने में समझ में आएगा। तो ये जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। देखिए, अब लाइन में आ गया है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 तक है। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा की जो है वो आर्टिकल 29 से लेके 23 तक है। इसके बाद 31 था, मैंने बता दिया कि जो आर्टिकल 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था, वो हट गया है। तो अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये जो अधिकार हैं वो बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने तय हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप देख लीजिए बैक ईयर पेपर, इससे ज़रूर क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए, समानता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में वर्णित है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि मतलब क्या होता है? कानून।
यानी कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, कोई धर्म का हो। यानी कि पहला आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष, चलिए लिख दूं, मैं इरेज कर दी हूँ, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के लिए सब जो है एक समान है। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है जाति, वंश एवं लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, भेद नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि जाति, वंश और लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस कास्ट के हैं तो इसलिए आपसे मैं ऐसा विभेद करूंगा, या आप स्त्री हैं तो आपके साथ ये होना चाहिए, हम पुरुष हैं तो हमारे साथ ये होना चाहिए। इसका मतलब आर्टिकल जो 15 है वो जाति, वंश एवं लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव है उसका क्या करता है, निषेध करता है। अब आर्टिकल आ गया 16, लोक नियोजन के विषय में समानता, नियोजन के विषय में समानता, यानी कि सरकारी, इसको सबसे आसान लैंग्वेज में समानता, लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी, सबसे इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरियों में समानता यानी लोक नियोजन के विषय में समानता। आर्टिकल नंबर 16, तो लिखते जाइए, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। अब आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है शोषण, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 17। अब आया आर्टिकल 18। देखिए ये हम केवल समानता के अधिकार का भी यहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसका मतलब समानता का अधिकार का वर्णन 14 से 18 तक है, तो मैं 14 से 18 तक के आर्टिकल को यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आप लोग लिखते जाइए, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी से भी छुआछूत नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी नीचे तबके का हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे छुआछूत नहीं रखेंगे, यानी उससे विभेद, अस्पृश्यता का त्याग करेंगे। यानी कि आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। अब आर्टिकल 18 में आते हैं, उपाधियों का अंत। इसका मतलब कि सैनिक और शिक्षा के अतिरिक्त, सैनिक एवं शिक्षा के अतिरिक्त राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। बाद में वो अलग बात है कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो उपाधि नहीं होते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो उपाधि नहीं होते। उपाधि केवल किस में दिया जाता है, सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र में। यानी कि आर्टिकल 18 में है कि सैनिक और शिक्षा के अतिरिक्त राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। अब पुरस्कार मिलते हैं तो पुरस्कार और उपाधि में अंतर होता है। तो आपको 18 तक बता दिया, यानी कि 14 के आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता, यानी सभी लोग जो है कानून के समक्ष जो है समान है। 15 में जाति, लिंग और वंश के आधार पर भेदभाव का अंत, यानी कि जो है आर्टिकल 15 में दिया गया है कि किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी वंश का हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में क्या, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, यानी कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई है। 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी किसी से आप छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत है 17 में। 18 में क्या है, 18 में जो है उपाधियों का अंत है, यानी कि राज्य सरकार, राज्य क्या करेगी, शिक्षा और जो है सैन्य के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं देगी। तो ये आपका
समानता का अधिकार को मैंने बता दिया। और कुछ विशेष अपवाद होते हैं कि स्त्री है तो उसे कुछ अलग अधिकार दे दिया गया, तो या कोई बहुत कमज़ोर है तो उसे थोड़ा सा जो है अलग तरीके की छूट दे दी गई। तो फ्रेंड्स ये सब जो है उसकी स्थिति को देख कर दिया जाता है, ना कि भेदभाव रख कर। अगर वो बहुत कमज़ोर है, उसे उस चीज़ की आवश्यकता है तो उसे दे दी जाती है। जैसे सीसीएल हुआ, अब जो है महिलाओं को जो है सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव मिलता है, तो ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब एक महिला जो है बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसे बहुत ज़्यादा जो है समय की आवश्यकता होती है, तो उसे ये दिया जाता है ताकि वो उसको उसकी देख रेख कर सके। तो ये एक प्रकार का जैसे क्या कहते हैं नैतिक जिम्मेदारी है। तो नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ये जो है छूट दी जाती है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की, आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। तो मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 में। क्वेश्चन यही पूछता है कि आर्टिकल 19 में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब आता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, यानी किसी को भी ऐसे नहीं अपराधी घोषित किया जा सकता है, यानी जो अपराधी हो उससे मतलब उसका अपराध जो है सिद्ध हो और एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिले। यानी ये नहीं कि उसने किसी को मार दिया, पहले उसके घर वाले उसको मारे, फिर कोई और देखे उसका भाई उसको मारे, फिर कोई और उसको मारे, फिर पुलिस वाले मारे, फिर कानून उसको फांसी दे। नहीं, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड देने का प्रावधान है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, यानी आर्टिकल नंबर 20 में यही बात कही गई है कि किसी भी अपराध के लिए केवल एक बार दंड देने का प्रावधान है। अब आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत मूल्यवान है और उसे गरिमामय जीने का अधिकार है। इसी में बताया गया था आर्टिकल 309 धारा आईपीसी की धारा 309 में कहा गया था कि आत्महत्या करना जो है वो कानूनी अपराध है। और कुछ आईपीसी की धाराएं मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, आपको लिखवा देती हूँ। आर्टिकल आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 306 में ऐसे हालात पैदा करना, यानी कि ऐसे आप हालात पैदा करते कि सामने वाला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो आप पे क्या होगा? आईपीसी की धारा 306 लगेगी और आपको 10 साल की सज़ा और जुर्माना जो है वो करना पड़ेगा। अब आईपीसी की धारा 307 हत्या के इरादे से किसी को चोट पहुंचाना, यानी कि आप किसी का मर्डर करने के इरादे से आप किसी को मारे हैं या चोट पहुंचाए हैं, तो इसमें आईपीसी की धारा 307 लगेगी, जिसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये चूँकि यूपीएसआई आ गया है तो इसमें कभी कभी इम्पोर्टेंट आईपीसी एक्ट भी पूछ दिए जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, आप लोग लिख लीजिए। 21 जो ये प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी आर्टिकल 21, इसमें ये मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य है और उसे गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। वो अलग बात है कि इच्छा मृत्यु को जो है इसीलिए इसमें दिया गया है कि आत्महत्या करना जो है कानूनी मतलब कानूनी रूप से दंडनीय है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाध्य बीमारी से कई वर्षों से लड़ रहा हो और वो निष्क्रिय हो चुका हो, तो उसे इच्छा मृत्यु देने का भी प्रावधान हो गया है।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई सालों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो उसको इच्छा मृत्यु मतलब देने का प्रावधान उसने कह दिया है कि इच्छा मृत्यु देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इतने दिन से निष्क्रिय पड़ा है तो इससे अच्छा है कि वो मर जाए। तो चलिए आपको एक बात और बता दूं, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 क जोड़ा गया। 21 क में बालकों को प्राथमिक शिक्षा, बालकों को 14 वर्ष से कम के 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार बताया गया, उनका मौलिक अधिकार है। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 क जोड़ा गया और कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करना जो है उनके अभिभावकों का उत्तरदायित्व है। यानी कि जो भी मतलब बालक 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना जो है अनिवार्य है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 22 तक हो चुका, 21 तक, सॉरी मैंने 21 तक बताया था आप सभी को। आज मैं 22 बताने जा रही हूँ, आर्टिकल नंबर 22। 21 तक मैंने आपको बता दिया था कि 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता का वर्णन है। तो अब मैं 22 के बारे में बताऊँ। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी कि आप अगर पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वो 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करेगी और उस व्यक्ति को अपने लिए वकील करने का अधिकार है, अपने बारे में गवाही देने का अधिकार है और जो है 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। वो बात अलग है कि ऐसा होता नहीं है, पहले उनको पकड़ के मारते हैं सब पुलिस वाले, उसके बाद जो है उनको पेश करते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 22। अब आर्टिकल नंबर 23 में आते हैं। आर्टिकल 23 जो है बालात श्रम से रोक, यानी कि किसी भी व्यक्ति से बालाश्रम, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक आप कार्य नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 में यही कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक जो है श्रम नहीं करवा सकते, ये करना दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल नंबर 24 इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाने पर दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर कल कारखानों में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाया गया काम के लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आज मैंने आपको 3 अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से बताया, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। ये टॉपिक जो है 2 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी, मैंने बताया था आपसे, क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो अभी तक आप केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार तक अच्छे से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं अभी जब नेक्स्ट क्लास